यहाँ पे भी मान लो रिसेप्टर, इसके रिसेप्टर पे एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन 2, और एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है, अरे यार, एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है वो इस पे एक्ट करेगा, और इस पे एक्ट करने के बाद, ध्यान सुनो, इस पे एक्ट करने के बाद क्या करेगा, इस एट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। क्या करेगा, इस एट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। अब इसको जब कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, एक तो इधर से ब्लड भरा और इसको मैं एकदम रिलैक्स रखते तो तुरंत इधर से क्या होता, इधर आ जाता, तो फिर ये प्रेशर फॉल हो जाता। साथ साथ ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन एट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता पूरे बॉडी की। मैं बात यहाँ पे एक पार्ट में रख रखा हूं, पूरे बॉडी में ऐसा चल रहा होता है। तो जैसे इधर दबेगा तो इधर क्या होगा, प्रेशर, कोई ट्यूब से पानी जा रहा है, ट्यूब के पानी को तुम दबाओ, ब्लॉक नहीं करना, ये करो, तो पीछे क्या होगा, बैक प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो लिटरली जब हम देखते हैं एट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, क्या होने लगता है, एट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन होने लगता है। और एट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो बैक प्रेशर है एट्रियम में, मेन आर्टरीज वगैरह में, वो बढ़ जाता है, और जिसके वजह से जो इंक्रीज होगा यहां पर, ये क्या करेगा, फिर से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराएगा। जब यहां पर एट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जब यहां बढ़ेगा तो यहां ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये क्लियर है कि नहीं है, इंक्रीज बीपी होगा। जब ये बैक प्रेशर यहां से बढ़ेगा तो इंक्रीज बीपी होगा, और यहां पे जो इंक्रीज बीपी होगा वो कौन सा वाला होगा, तो डायस्टोलिक होगा, इंक्रीज डायस्टोलिक बीपी। मैं शुरू में ब्लड प्रेशर में ही बताया था, सिस्टोलिक बीपी जो है वो कार्डियक प्रेशर एंड आउटपुट पे डिपेंड करता है, और डायस्टोलिक बीपी पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी तुम पेरिफेरल आर्टरी वाटरी अगर तुम्हारा कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा तो डायस्टोलिक बढ़ेगा, तो किसी का डायस्टोलिक बढ़ रहा तो समझ लो उसके बॉडी में आर्टरी वगैरह में कॉन्स्ट्रिक्शन अच्छे खासे हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे। तो देखा, पहला एंजियोटेंसिन ब्लड वेसल्स पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन शो करके क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, क्लियर। अब दूसरा काम ये क्या करेगा, दूसरा ये एक्ट करेगा कहां पर, एक सेकेंड एक्शन कह सकते हो, वो एक हम लोग देख रहे हैं, एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स ऑन, किस पे करेगा, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला नहीं, पूरा एड्रिनल ग्लैंड ही लिखो, चलो, एड्रिनल ग्लैंड्स पे करेगा, एंड किसको रिलीज कराएगा, एंड रिलीज्ड किसको करेगा, अभी इसके नाम में आता, रास में एक हार्मोन का नाम आया था, एल्डोस्टेरोन, किसको करेगा, रिलीज एल्डोस्टेरोन। जब लोग रीनल क्या कहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर टाइप का होता है। इस ट्रायंगुलर में सेंटर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स कितने रीजन में डिवाइडेड होता है, 3 रीजन में। कितने रीजन में, 3 रीजन्स में। और 3 रीजन में, तीनों रीजन का अलग अलग क्या है, नाम है। सबसे क्या कहते हैं कि एक एक करके जोन करके नाम है। तो सबसे बाहर जो उसका क्या नाम है, जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फास्कुलेटा, ये 3 अलग, एक रीजन। दूसरा रीजन, और ये अंतिम में कॉर्टेक्स को 3 रीजन में। और ये सबसे यहाँ जोना ग्लोमेरुलोसा जो है यहीं से रिलीज होता है, क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है ये क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। अब देखो एक चीज याद रखो, देखो अभी सिर्फ उधर इसका हम नहीं लाए, हम ये सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि एक एड्रिनल ग्लैंड से, सुप्रारिनल ग्लैंड है हमारे बॉडी में, जिसका स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ते तो सेंटर वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेडुला। और उसके बाहर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को 3 डिवीजन दिया गया है, 1 2 3, जिसमें सबसे आउटर को जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फास्कुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा वहां से रिलीज होता है क्या, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है इन नॉर्मल। अब यही क्या करेगा, जो आपका एंजियोटेंसिनोजन 2 था, क्या था, एंजियोटेंसिनोजन 2 था, दे एक्ट ऑन अ जोना ग्लोमेरुलोसा एंड रिलीज द एल्डोस्टेरोन।
ये करा क्या? पहला काम तो उधर किया, दूसरा काम क्या किया? जोना ग्लोमेरुलोसा पे एक्ट करके एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कराया। अब हम लोग ये देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन करेगा क्या। नॉर्मली कल भी परसों में बताया था कि जो नेफ्रॉन है उसका काम क्या भाई, यूरिन फॉर्मेशन में काफ़ी पार्टिसिपेट्स करता और यही कराता भी है, ठीक है। तो सही मैच देखो, ठीक है। अरे यार हाँ ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, अब ये एल्डोस्टेरोन जब निकलेगा तो क्या करेगा, और अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन का भी काम क्या है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, और जिसकी वजह से किसको बढ़ा देना, वाटर रीअब्सॉर्ब करके, सोडियम रीअब्सॉर्ब करके ब्लड प्रेशर्स को बढ़ा देना। तो पहला एक्ट क्या करेगा कि एल्डोस्टेरोन जो होगा, एल्डोस्टेरोन, एल्डो में लिखता हूँ एल्डोस्टेरोन को, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन आएगा और एक्ट करेगा, यहाँ पर एक सेल्स है, मान लो ये क्या है, एक सेल है। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नॉर्मली हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो सेल है और जिस पे आकर के ये एल्डो काम करेगा अभी, एल्डोस्टेरोन, ये सेल के पास इन नॉर्मल सर्कमस्टांस, एल्डो अभी नहीं है तो, एल्डोस्टेरोन नहीं है तो इन नॉर्मल टाइम पे यहाँ पर इस पे कोई इस तरह का कोई मेम्ब्रेन्स पे किसी तरह का कोई सोडियम को रिटर्न करने वाला पंप नहीं है, सोडियम को लेने वाला कोई पंप नहीं है। तो होगा क्या कि एल्डो जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और करने के बाद समझो एक तरह का की लगा हुआ, लॉक लगा हुआ, 2 से 3 हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक मान लो चैन्स है, और इस चैन्स के अंदर में ये जीन है बेसिकली, 1 नंबर 2 नंबर 3 जीन्स है, कितने, 3 जीन्स है। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये एल्डो आएगा पहले जीन नंबर 1 को एक्टिवेट करेगा, और ये जीन नंबर 1 जब एक्टिवेट को ये अपना एक प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम पोटासियम एटीपेज। क्या बनाएगा, सोडियम पोटासियम एटीपेज, और ये सोडियम पोटासियम एटीपेज बना करके कहाँ लगा देगा, तो इस पे लगा देगा, किस पे, ये सोडियम पोटासियम एटीपेज मान लो ये है, तो ये सोडियम पोटासियम एटीपेज क्या करेगा, सोडियम को निकालेगा और पोटासियम को अंदर डाल देगा। क्लियर है पहला चीज। तो अब बार बार जैसे नॉर्मली तो यहां सोडियम का कोई मामला ही नहीं था, एल्डोस्टेरोन के आने के बाद एल्डोस्टेरोन जैसे आएगा उसके न्यूक्लियस पे काम करेगा, उसके जीन पे एक्ट करता है, यहाँ पे जो सेल्स है, और जीन पे एक्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको जीन पे जैसे एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर वो सोडियम चैनल को लगाने लगा, सोडियम पोटासियम एटीपेज को। अब ये बार बार यहाँ जो भी थोड़ा भी सोडियम वोडियम था उस सबको अंदर का जो माहौल एकदम इलेक्ट्रिकली निगेटिव कर देगा, सोडियम निकाल के। तो पूरा तरह से ये क्या कहते हैं कि ये जो सोडियम का कंसंट्रेशन यहाँ पर एकदम क्या होगा, लेस, एकदम क्या होगा, लेस मिलेगा। अब दूसरा क्या करेगा, ये दूसरा जीन को एक्टिवेट करके ये क्या करता है, एक और प्रोडक्ट बनाता है जिसको सिर्फ उसको नाम देते हैं सोडियम चैनल, ओनली सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल को ये क्या करेगा कि सोडियम, अब जो यहाँ पे चाहे यहाँ पे जो भी सोडियम था पहले तो नहीं था, अब ये एल्डो की वजह से ये सोडियम बना, अब एल्डो की वजह से पहले ये बनाया तो यहाँ से सोडियम पूरा खाली रखा है। अब यहाँ तो नॉर्मली यहाँ पे सोडियम कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, जो यूरिन के साथ अब जाने वाला है, तो उस सोडियम को ये क्या करेगा, खींच लेगा। क्या करेगा, इस सोडियम को, जो सोडियम के साथ जाने वाला था, यूरिन के साथ जो सोडियम वेस्ट होने वाला था, उस सोडियम को भी लेगा और लेके फिर यहाँ से वो क्या कहते हैं बॉडी के अंदर ये जा रहा है, इंटरस्टिशियम में जा रहा है, इंटरस्टिशियम से जनरल बॉडी में जा रहा है, इस तरह से। तीसरे जीन को एक्टिवेट करेगा तो एक और चीज बनाएगा, उसका नाम होता है आपका पोटासियम चैनल, सीधा क्या, पोटासियम, और इस पोटासियम को ये यहाँ से यूरिन में लॉस कराता रहेगा, ये कराएगा ना। तो एल्डोस्टेरोन जब ऐसे बार बार सोडियम को ले जाएगा तो सोडियम ऑल्सो रिटेन अ वाटर, सबने पढ़ा, सोडियम किसको साथ लेके चलता है, वाटर को लेके चलता है, तो यहाँ से वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होने लगेगा। अब जो वाटर कहाँ जा रहा था, यूरिन बनता, बॉडी से बाहर जाता, वो वाटर रिटर्न होकर आपकी बॉडी में आ रहा है, वो सोडियम रिटर्न होकर के आपके बॉडी में आ रहा है। तो आपके बॉडी में यदि आएगा, बार बार ये रिटेन करेगा, तो जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि रिटर्न करने के बाद अल्टीमेटली क्या करेगा, बॉडी की प्रेशर्स को क्या करेगा,
आपके ब्लड में ला करके ये वाटर को जो वो वेस्ट होने वाला था, जो वाटर जाने वाला था, वो ला के आपके बॉडी में दे रहा है। तो ये ला के देने के बाद आपकी बॉडी में क्या होने लगे, वाटर इंक्रीज करेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एंजियोटेंसिनोजन पहले क्या किया, ब्लड वेसल्स पे कंस्ट्रिक्ट करा के प्रेशर बढ़ा दिया। दूसरा क्या काम किया, एल्डोस्टेरोन को काम करके बढ़ा दिया। और तीसरा एंजियोस्टेरोन एक और काम करेगा, एंजियोटेंसिनोजन 2, इट्स एक्ट ऑन अ हाइपोथैलेमस, इट्स एक्ट ऑन, या एक्ट नहीं कह सकते, एक्शन मानी सो करते, इट्स स्टिमुलेट्स द, या एक्ट भी लिख सकते थे, काम वही करता है, स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस एंड causes the, जिसके रिजल्ट में क्या हो, causes the release of ADH from, कहां से निकलता है ADH, कल परसों पढ़ा है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। अब हमको नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा जब ADH आएगा तो क्या करेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में ADH के बारे में बताया था कि नॉर्मली यूरिन्स का जो है, ये मैं देखता हूँ, चलो ऐसे चलो ठीक है चलेगा। नॉर्मली क्या था कि भाई वाटर वगैरह यहाँ से जितना रीअब्सॉर्ब होना था होता है, इधर को भी होना था वाटर हो जाता है। यहाँ के बाद वाटर इम्परमिएबल है कंप्लीट एट ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जब तक कोई फैक्टर नहीं आएगा तब तक वाटर इस सेगमेंट का किसी भी हाल में रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। एडीएच भी, एल्डोस्टेरोन भी आया था तो कराया था। अब एडीएच भी आके क्या करेगा, एक्वापोरिन चैनल को इम्प्लांट कर देगा। क्या करता है, एक्वापोरिन चैनल, एक्वापोरिन चैनल, इसमें अलग अलग टाइप है, एक्वापोरिन 3, एक्वापोरिन 2 and 5, तो उसके लिए मैं नहीं जाना। और जिसकी वजह से ये इंक्रीज करेगा किसको, H2O को। ये इम्प्लांट जो एक्वापोरिन हुआ किसके वजह से, एक्वापोरिन इज इम्प्लांटेड बाई, एक्वापोरिन इज implanted over the collecting duct due to action of किसके, ADH। ठीक है, तो दूसरा, हाँ, फिर हम लोग क्या देखा, जो एंजियोटेंसिनोजन क्या काम किया, ADH पे एक्ट करा करके फिर से ADH क्या किया, वाटर को ले गया और फिर से वो क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। तो एंजियोटेंसिनोजन दूसरा, सॉरी हाँ, तीसरा, ये तीसरा एक्ट था यहाँ पर कि एंजियोटेंसिन फिर से। तो इसीलिए हम लोग देखते, अब होता क्या है कि किसी को मान लो, एक कंडीशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है जिसको हार्ट की बीमारी हो गई है। क्या हो गई है, हार्ट की। अब ये सिस्टम तो हमेशा नहीं होता हमारे बॉडी में एक्टिवेट, ये सिस्टम, पहला बात याद रखो कि हमेशा ये एक्टिवेट नहीं होगा। कब एक्टिवेट होगा, अभी बताया ना, 1 मिनट हम समराइज कर रहे पूरे को कि क्या हुआ कि जब यदि कोई ब्लड प्रेशर घटा, क्या हुआ, जब कोई ब्लड प्रेशर घटा, शुरू से आ जाओ, ब्लड प्रेशर घटा तो पार्किंसन सेल्स एक्सटिमुलेट करेगा, रेनिन को रिलीज करा देगा। या फिर क्या कहते हैं, सोडियम घटा करा देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन आएगा, जक्सटेमुलर रेनिन रिलीज करा देगा। जैसे ही रेनिन रिलीज होगा, क्या होगा, जैसे ही रेनिन रिलीज अगर होगा तो रेनिन के रिलीज होने के बाद जस्ट क्या कराएगा भाई, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेनिन जैसे रिलीज होता है तो पहला काम, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आता है और ये एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में, तो रेनिन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, रेनिन के प्रेजेंस। फिर ये एंजियोटेंसिनोजन 1 एक टाइम होता है कि लंग्स में जाता है, और लंग्स में जब ये जाता है तो एंजियोटेंसिनोजन 1 कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यही एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है, एक्सेलरेट करता है। पहला काम ये करता है कि आपके वेसल साइट्स को क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट करा के पूरे ब्लड को हार्ट में भेज दिया।
तो वेनस रिटर्न बढ़ा दिया जिससे कि हार्ट का आउटपुट बढ़ जाएगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, एक बेनिफिट आ गया। तीसरा करेगा कि एट्रियोल इन में पूरा दबा के रखिएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जो आ रही ब्लड को ज्यादा प्रेशर से इधर रिलीज होने नहीं देगा, तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, पहला एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन ये क्या करता है, आपका रिलीज कराता है एल्डोस्टेरोन जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इस सेल पे आकर के नॉर्मली या कोई भी चैनल नहीं होता है, जब ये इसके जीन पे एक्टिवेट करता है, ये अपने प्रोडक्ट को बढ़ाता है। पहला सोडियम पोटेशियम बना करके यहाँ से सोडियम को निकाल के यहाँ सोडियम खाली रखता है एकदम, ताकि जैसे इधर से सेल आए तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सोडियम यहाँ चला जाएगा, सोडियम के साथ वाटर आ जाएगा, वाटर ने सोडियम को रिटेन करा करके बॉडी में जनरल सर्कुलेशन में फिर से भेज देगा, फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा काम क्या करेगा, एडीएच को रिलीज करेगा, एडीएच पे एक्ट करेगा, और एडीएच पे जाकर के एक्ट कराने के बाद हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके एडीएच लाएगा। नॉर्मली एक्वापोरिन नहीं होता है, और यहाँ पर एक्वापोरिन आकर के इम्प्लांट करा देगा, वाटर रिटेंशन होने का, और फाइनली क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज हमने देखा कि पूरे समय में ये तभी एक्टिवेट, हर जगह ये काम क्या करा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। अब ये चीज हम समझते हैं कि एक चीज देखो, यदि किसी पेशेंट्स को, कोई व्यक्ति है जिसको हार्ट की बीमारी हो, कार्डियोमायोपैथी या कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो, हार्ट फेल्यूर की कंडीशन में चल रहा है, तो जिसका कंजेस्टिव क्या कहते हैं कि हार्ट फेल्यूर है, और आप लोग को बताया मैं कि हार्ट फेल्यूर को एक स्टेटस नहीं है, हार्ट फेल्यूर कोई एक स्टेटस नहीं है, कहने मतलब कि एक सडनली अभी हुआ और खत्म हो जाए, एक प्रोलॉन्गेड टाइम है, धीरे 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 धीरे। मैं बताया भी था हार्ट फेल किसको बोलते हैं, व्हेन योर हार्ट इज अनेबल टू पंप आउट द डिजायरेबल अमाउंट ऑफ ब्लड योर बॉडी इज नीड ऑफ दैट। कि हार्ट फेल तब बोलते हैं जब आपका जो हार्ट है वो हार्ट को पंप कर रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कर पा रहा, कम से कम जितने डिमांड्स आपके बॉडी से। तो जब हार्ट कम पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा, जब आपका हार्ट पंपिंग कम कर रहा है तो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, कॉमन सेंस लगाओ तो शांत क्यों हो जाए, क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। अब हार्ट फेल्यूर तो एक दिन का कहानी है नहीं, तो लंबे समय तक ये चलेगा, तो लंबे समय तक आपके बॉडी में क्या एक्टिवेट रहेगा, लंबे समय तक क्या एक्टिवेट रहेगा, बुर्बक है, ये इतना देर पढ़ा है तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर जो ब्लड प्रेशर लंबे समय तक घटा रहेगा तो लंबा समय रास मैकेनिज्म स्टार्ट रहेगा, आ रहा है समझ में जी। तो यस खाली मुड़ी जुलाने से होगा, बोलने में क्या समस्या है तुम लोग को। जब बहुत लंबे समय तक आपका हार्ट फेल है, यानी लंबे समय तक आपका बीपी कम रहेगा, तो वैसे कंडीशंस में आपका रास मैकेनिज्म क्या होगा, लंबे समय तक बना रहेगा, यानी आपके बॉडी में लंबे समय तक एंजियोटेंसिनोजन 2 रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा एंजियोटेंसिन 2 आपकी बॉडी में एलिवेट रहेगा। तो देखा ये गया और कहा ये गया, यदि किसी की एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोलॉन्ग इन क्रॉनिकली इंक्रीज, यानी कि बहुत लंबे समय तक अगर एंजियोटेंसिनोजन बढ़ा हुआ है, तो दिस एंजियोटेंसिनोजन यानी व्हेन कह सकते व्हेन क्रॉनिकली इंक्रीज्ड, है ना, कौन, एंजियोटेंसिनोजन 2। अब ये कब बढ़ेगा, तो केस कौन सा केस, किस केस में, क्या किस केस में होगा, तो हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इस कंडीशन में होगा। तो बहुत लंबे से अगर एंजियोटेंसिनोजन 2 बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या होता है, दिस एंजियोटेंसिन एक नया काम करने लगता है, ऐसे काम नहीं करता, ऐसे अभी जैसे बढ़ा फिर बॉडी में घट गया तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जब ये लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो एक काम करेगा। वो काम क्या करेगा, ये जाएगा कहाँ पे, हार्ट पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 2 हार्ट पे करेगा, और स्ट्रक्चरली चेंज करने लगेगा हार्ट को, यानी हार्ट के सेल में, हार्ट के सेल के लिए एक्ट एज अ ग्रोथ फैक्टर। इस क्या करेगा, एक्ट एज अ ग्रोथ फैक्टर फॉर किसके लिए, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब हार्ट मसल्स पे ये क्या कराएगा, एक्ट करेगा, और उसके क्या कहते हैं कि मसल्स के ऊपर क्या आ रहा है,
ग्रोथ फैक्टर तो हार्ट का जो सेल है, मैं तुमसे पूछता हूँ, पता भी मल्टीप्लाई करता है? हार्ट का सेल मल्टीप्लाई नहीं करता है? करता है। कितने लोग करने वाले में यकीन रखते हो? 1 2, तुम पूरा उठाओ ना या आधा उठाओ? पूरा हाथ है? इतना छोटा हाथ तो नहीं है तुम्हारा। 3 आदमी। अच्छा, 3 आदमी किसमें की एक्ट मल्टीप्लाई करता है? अच्छा, कितने लोगों को जो मल्टीप्लाई नहीं करता? 3 छोड़ के सब थोड़ी होगा जी। 1 2 3, मतलब 3 बराबर है। तो फिर बाकी लोग पेंडुलम है। कुछ तो बोलो, यस और नो। कभी कभार तुक्का में सही होगा तो अपने आप को संतुष्टि मिलेगा, आज हम क्लास में एक जवाब दे करके आए है ना। कम से खुद को नहीं कहते अब छोड़ो, उठ बोलेंगे नहीं, हटाओ। आज नहीं, ठीक है, जरूरी थोड़ी है। हम नॉर्मल पूछा, ये सब तो पूछा ही नहीं हमने, सबको भूल जाओ। मैंने नॉर्मल पूछा कि हार्ट के सेल मल्टीप्लाई करता है या नहीं करता है? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। सेल के नंबर में कभी इंक्रीजमेंट हार्ट में नहीं होगा। तो जब ये ग्रोथ फैक्टर आएगा तो मल्टीप्लाई ये भी नहीं करा पाएगा। उसे बस वो क्वालिटीज नहीं है कि वो कराएगा इसको ग्रोथ, तो ये क्या करेगा? सेल के साइज को बढ़ाएगा। क्या बढ़ ग्रोथ में क्या करेगा? ग्रोथ में बताया था या तो नंबर बढ़ जाए या साइज बढ़ जाए। तो हार्ट के सेल के साइज को बढ़ाएगा और धीरे धीरे कराते कराते लंबे समय में कार्डियक मेगाली करा देगा। क्या करा देगा? दिस काउडेजा एक प्रोलॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक एंजियोटेंसिन कराएगा। क्या करा देगा? कार्डियोमेगाली। कार्डियोमेगाली। तो आप कह सकते हो कि एंजियोटेंसिनोजन कार्डियोमेगाली भी कराता है, लेकिन कब? कब? मरते समय में, लंबे समय में। अच्छा, हम लोग मरते समय में कराता है जी, ठीक है। तो कार्डियोमेगाली क्या, सॉरी कार्डियोमेगाली, एंजियोटेंसिनोजन क्या कराता है? अब यदि किसी का किडनी खराब हो गया, यानी कि सीकेडी का पेशेंट और क्रॉनिक किडनी, दोनों किडनी खराब हो गई। अब किडनी डैमेज हो जाता तो सारा फंक्शन इंटरप्ट। अब किडनी डैमेज हो गया, उसको सही से परफ्यूजन नहीं मिल रहा है, सही से सप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि लो ऑफ सप्लाई चल रहा है। किडनी समझ क्या गया? हमको ब्लड नहीं मिल रहा है, तो किडनी क्या करेगा? रेनिन रिलीज करा देगा। जैसे ही उसको प्रेशर कम फील होगा, क्या करेगा? किडनी खराब हो गया, सोडियम पोटासियम सब, मतलब सब कुछ डिस्टर्ब होने लगेगा आपका। तो उस चक्कर में क्या होगा? रेनिन, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन, लो आने से बहुत सारे फैक्टर एसोसिएट हो जाते, वाटर रिटेंशन वगैरह, बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता, तो किडनी फेल्योर देखने को मिलता। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इसका जो नाम रखा है, पहले देखो रास मैकेनिज्म, रास में सबसे पहले हम लोग आए रास मैकेनिज्म के अंदर में रेनिन इन्वॉल्व था, एल्डोस्टेरोन आया, एल्डोस्टेरोन इन्वॉल्व था, और उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन था वो, और तीनों मिला के एक सिस्टम बना हुआ, इसलिए रास सिस्टम, यानी कि रेनिन, एल्डोस्टेरोन, क्या उसके बाद एल्डोस्टेरोन, या उसको आगे पीछे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या, तो रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। और एक्सिस क्यों बोला वहां पर लास्ट में? एक ये ट्रिपल ए में जो एक्सिस का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज, जैसे कोई ये मूव कर रहा है, एक एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो लगभग तीनों चीज मिला करके क्या कर रहा है? अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को मूव करा रहा है। दैट इज अ कंप्लीट एक्सिस बेसिस वर्क कर रहा है। तो ये टोटल आपका क्या रहा है? रास मैकेनिज्म। तो यही आपके बॉडी का रास मैकेनिज्म, जो आपके बेहोश होने पे, या बेहोश जब होते ब्लड प्रेशर गिरने पे, या कोई बेहोश होकर गिर रहा, दिस एंड दैट, सिनकोप वगैरह जो खड़े गिरता है, फटाक गिरता है ना खड़े जी, तो वो ड्यू टू द सिनकोपिक एजेंट किडनी में ब्लड कम गया, ठीक है। तो ब्लड जैसे ही कम गया, तो किसी भी कारण से किडनी में हाइपोपरफ्यूजन होगा, सडनली वो क्या करा देगा? सडनली क्या कराएगा? रेनिन रिलीज कराएगा और आपके ब्लड प्रेशर को पीक करा देगा। सडन काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। तो ये आपका रास मैकेनिज्म, मेरे ख्याल से अब रास मैकेनिज्म में कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, या है तो बताओ पहले, है तो फिर आगे स्टार्ट करेंगे। बोलो, रास में कोई दिक्कत? सब ठीक है? कितना देर चल रहा? अभी छोटे 5 मिनट का क्या? अच्छा, पता ही था, चाहिए सब तुम लोग को, चाहिए ही चाहिए। फिल्ट्रेशन, फिर क्या करते थे? जो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो माइनस रीअब्जॉर्प्शंस प्लस सिक्रेशंस,
और एक तरीके से जान लो, हम लोग का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सबसे पहला, जो कि कंप्लीट हो गया। रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज राइट एंड करेक्ट वर्ड इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, है ना। बट यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन अगर लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि क्या रीअब्जॉर्प्शन, किस रीअब्जॉर्प्शन की बात करें। तो मैंने फर्स्ट क्लास इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रीअब्जॉर्प्शंस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन मेजर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इनिशियल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर में ही हम लोग देखते कि सबसे ज़्यादा देखते, तो वहीं का मेजर है, आपको वही जानने की ज़रूरत भी है, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला चीज़ तो ये चीज़ देखते हैं कि जो ट्यूबुलर लिमन में जो भी फिल्टर होकर के आया XYZ जो भी, वो रीअब्जॉर्ब होकर के दो रास्ते से जाएगा। या तो हम लोग देखते कहाँ जाएगा, सेल्स के अंदर होकर के, यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर सेल में आएगा, फिर दूसरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और ये जो बाहर आ रहा है ना, दिस इज अ स्पेस है, क्या, पेरीट्यूबुलर स्पेस, है ना, यानी ट्यूब्यूल्स के बाहर बाहर का स्पेस है। और इस स्पेस में आपके पास लगा हुआ रहता है एक तरह से क्या, तो कैपिलरीज वगैरह है, ब्लड्स वगैरह है, और वो जो भी अब्जॉर्ब आएगा सब इसके अंदर जाएगा। और आपको ही पता है जब कैपिलरीज और ब्लड में कोई चीज़ें चला जाएगा, वॉइस उसका बढ़ा दो, तो जब कैपिलरीज और इसमें सब कोई अगर चला जाएगा तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, जनरल सर्कुलेशन में। कहाँ जाएगा, जनरल सर्कुलेशन में जाएगा। तो वो हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी कि दो सेल के बीच से भी चीजें आती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन, नॉन रीअब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ठीक है। तो पारासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं। सो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, पारासेलुलर ट्रांस। अब ये सिर्फ इतना पता चला कि दो पाथवे है, इस दो पाथवे से चीजें रीअब्जॉर्ब होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे इसके बाद मैंने एक चीज और भी बात की थी कि इस पाथवे में स्पेशली हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो सेल्स है, एपिथेलियल सेल है मान लो, यहाँ पर ये भी सेल है, लेकिन इस दो सेल्स के बीच में सेल का जो एक मेम्ब्रेन है जो किस तरफ है, ल्यूमेन की तरफ है, दूसरा मेम्ब्रेन किस तरफ है, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन इसको बोलते, यानी बेस और लैटरल, बेस ये बन गया और ये दोनों साइड लैटरल बन गया, तो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। अब जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वहां पर, वहां के इनिशियली हम लोग देखते हैं, इनिशियल जगह पे यहाँ पे कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन्स है यहाँ पे जो चैनल्स है वो इसके बेसोलैटरल पे नहीं है, दोनों जगह पर अलग अलग, और दोनों मेम्ब्रेनस चैनल एक दूसरे के आर पार नहीं जाए, फ्लो नहीं हो पाए, जिसके लिए टाइट जंक्शन लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, तो हमने ये देखा था कि ल्यूमिनल मेम्ब्रेन जो वो इस तरह से कर्व 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 होता है, जिससे कि ज्यादा सरफेस एरिया बनेगा, और जब ज्यादा सरफेस एरिया बनेगा तो ज्यादा टाइम मिलेगा क्या, रीअब्जॉर्प्शन का। ज्यादा एरिया होगा तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा ही होगा। जहां भी एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो समझ लो उसके लिए रीअब्जॉर्प्शन को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, एक चीज हो गई। अब हम लोग यहाँ पर आते, जैसे मैंने अलग अलग सब्सटेंस के फिल्ट्रेशन की बात की थी, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो मान लो क्या है भाई, सोडियम का फिल्ट्रेशन, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं कि सपोज, चलो ठीक है, ये नेफ्रॉन है और यहां पे फिल्टर होकर के सोडियम आया, मेनली हमको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हम कह सकते हैं, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसका पहले शुरुआत होगा फिर एंड होगा। तो इनिशियल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग लगती है दिखने में। ये मान लो तुम्हारा वो सेल मेम्ब्रेन्स है, वो सेल है कंप्लीट, ठीक, एक सेल की मैं बात करूं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके पास ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ क्या, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, 3 सोडियम 2 पोटाशियम का चल रहा है। तो इसमें क्या करेगा, सोडियम को कहाँ ले जाएगा, बाहर, और पोटाशियम को कहाँ लाएगा, अंदर लाएगा। ये क्लियर है, ठीक। अब तुम सोचो कंटिन्यूसली पोटाशियम, आपको सिर्फ ये तो आ रहा है, बट इसके लिए अलग से फिर लीकी चैनल वगैरह इधर लगा रहता है, पोटाशियम इधर से निकल जाता है, कुछ इधर को भी जाता है, तो वो जाता है। तो इसका मतलब पोटाशियम तो अंदर आके वो कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, निकल जा रहा है।
लेकिन कंटिन्यूसली 3, अब वैसे भी तुम देखो कंटिन्यूसली 3 सोडियम बार बार सेल से निकल रहा है, तो सेल जो होगा इनसाइड इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होगा या पॉजिटिव रहेगा? जब कोई पॉजिटिव चार्ज बार बार सेल से निकलता जा रहा है, तो सेल का जो अंदर का जो माहौल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा? नेगेटिव बनेगा, कॉमन सेंस है। तो सेल आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली होता है। क्या होता है? तो सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 चीज से हम देखते हैं, ऑस्मोसिस, हाई टू लो कंसेंट्रेशन। तो हम सामान जो सबस्ट्रेट होगा तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा, ये निगेटिव होगा। क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली निगेटिव होगा। अब सेम टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इसके जो लिमिनल मेम्ब्रेन्स है वहां पर लगा हुआ सबसे पहला जो एक चैनल्स होता है, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे रखते हैं, एक चैनल्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स। सोडियम ग्लूकोज, तो हमें समझ में आ रहा, सोडियम जैसे फिल्टर हुआ, सोडियम आसानी से क्या करेगा, आ जाएगा। और सोडियम की सीट पे बैठ के कौन, मतलब उसी के साथ बैठ के कौन आ जाएगा, साथ साथ ग्लूकोज भी आ जाएगा। तो इससे पहले ही क्लास में बोला था कि अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कभी कि आप ये बताइए क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज के लिए स्पेशल फिर ग्लूकोज के चैनल है, फिर यहाँ से ग्लूकोज निकल के जनरल सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा ये जो सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स है, ये भी ट्रांसपोर्ट हुआ। जब इनिशियली सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो वहां पे टाइप्स पढ़ते हैं, एक्टिव पढ़ते हैं, पैसिव पढ़ते हैं, फिर एक्टिव में प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़ते हैं। तो कल मैं बताया था ये जो है, ये जो चैनल से ये क्या, सोडियम पोटाशियम एटीपीज, यानी इस पे जो वॉक जो भी चल रहा है वो यहाँ पर यूटिलाइजेशन किसका हो रहा है, एटीपी का। किसका चल रहा है यूटिलाइजेशन? विदाउट एटीपी ये चैनल काम नहीं करेगा, और हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम जो हो रहा है वो यही चैनल्स की वजह से हो रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी, तुम रेस्ट में भी हो तो तुम कहोगे सर हम तो रेस्ट करते तो एनर्जी की क्या जरूरत है, तो वहां मेटाबॉलिज्म नहीं होता रेस्ट में, तो वहां पे भी इसकी नीड्स पड़ती है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली एटीपी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ तो एटीपी कंज्यूम होने की वजह से समझ में आ रहा है कि जो बेसोलेटल मेम्ब्रेन्स पे यहाँ पर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली एक्टिव पेयर से क्या करे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव में भी कैसा, प्राइमरी एक्टिव आएगा। कैसा एक्टिव है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पर सोडियम को ट्रांसपोर्ट है, मतलब एक ही तरफ दोनों चीज जाएगा। तो इसको हम लोग क्या नहीं कह सकते, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहां पर अभी एटीपी डायरेक्टली यूज हो रहा है ना। लेकिन वो तुम सोचो सोडियम नहीं निकलेगा तो अंदर सोडियम निगेटिव बनेगा, और सोडियम या भाड़ा पहले रहेगा तो इधर से इधर सोडियम आएगा। तो ये खाली कर रहा है, इसका एक बेनिफिट ये है कि यहां से यहां आने में इसको क्या मिलेगा, आसानी में। तो यहां जो एनर्जी यूज हो रहा है इस एनर्जी का बेनिफिट इसको भी मिल रहा है। तो दिस ट्रांसपोर्टर्स इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स से क्या है, तो कोई पूछे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स पे, सॉरी लिमिनल मेम्ब्रेन्स पे जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, वो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन वो किससे चल रहा है, तो तुम बोलोगे सोडियम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन। जो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कोई पूछ दे कैसा है तो एक्टिव है। कैसा वाला एक्टिव है, सेकेंडरी एक्टिव किसको बोलते हैं, जो अपने एटीपी डायरेक्ट नहीं यूज करता हो, कैसा यूज करता हो, इनडायरेक्ट यूज करता हो। कैसा यूज करता हो, इनडायरेक्ट। अब यहां पर ग्लूकोज का जो यहां ध्यान दो, अब यहां पर हम लोग कभी कभी देखते हैं, कभी सुने एक टर्म का नाम सुनो, ग्लाइकोसूरिया, सुनो जी, आए जा, नहीं सुना कोई जी, सूर्या का नाम सुना, कौन बोल रहा जी, ग्लाइकोसूरिया का नहीं सुना, सिर्फ सूर्या का नाम सुनो, उसके साथ ग्लाइको लगा देते, सुन लेते, है ना। क्या होता है, दैट्स ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ यूरिन। लैब में काम करोगे रिपोर्ट बनेगा, ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ यूरिन। कब आता है, यूरिन में ग्लूकोज कब आ जाता है, नॉर्मली कितना होता है, चलो पहले तो नॉर्मली बात करते, नॉर्मली कोई बताओगे, थोड़ा ऐसे, चलो डाटा नहीं याद है, थोड़ा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, यूरिन की बात कर रहे हैं, 1+,
मैं हम पूछ रहे हैं कि एक कोई बता ना 1 + 2 पर लगातार तुम 100 तो जिस हिसाब से बनता, चलो तुम्हारे से 1 + 2 + चलो 3 + और कोई ग्लूकोज का लेवल यूरिन के अंदर में, और कोई और बोल रहे चलो मुंह क्या बंद रहता है, ऐसे तो खूब ना करते। ट्रेस लेवल पे, और बोलो कि सबको अंदर से एक डर है कि बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो गलत होगा तो क्या होगा, बोलो बोलो, दूसरे के कान में बोलने से अच्छा कि तेज बोलो, है ना। बोलो क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम, उसका नाम ही हम भूल जाते हैं, साजिद राम है ना, क्या नाम है तुम्हारे, आए समी, हाँ बोलो, तुम उसके कान में बोल रहे थे, कितना होता है, बोलोगे जी थोड़ा, अब ऑप्शन हम दे रहे, चलो थोड़ा होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा कम होता है, क्या होता है, तो होता ही नहीं है ग्लूकोज, इतना दिमाग का लगा रहे हो उतना देर से, ये प्लस 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 तुम गा लिख लिए जी, नहीं होता है। इन नॉर्मल ग्लूकोज आर कंप्लीटली एब्सेंट इन यूरिन, एक थोड़ा सा भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए तुम लोगों को बोले कि इतना, हाँ तो का नॉर्मली नहीं, तो नहीं हम तुमसे पूछे कि यूरिन के अंदर में ग्लूकोज कितना होता है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, अब नॉर्मल, हाँ तो नहीं होगा तो नहीं होगा ना, बोलना था जी, शुगर की तो बात ही अभी नहीं आना है ना, हम नॉर्मली पूछे तो प्लस 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 कोई मैटर ही नहीं करता है ना, और ग्लूकोज का मेजरमेंट प्लस 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 पे नहीं होता है, पहली बात तो ये जान लो, है ना, हम उसको मिलीग्राम पर DL यूनिट से उसका, और ये प्लस 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 जब हम लोग टेस्ट कराते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट किए हो कोई लोग, तो क्यों तब भी नहीं पता तुम लोग को, तब क्या उस टाइम ही तो पता चला होगा ग्लूकोज है, हाँ कलर के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग एक रेंज ले आते, खैर चलो, हाँ हाँ, तो अब ये मैं बता कि नॉर्मल पेशेंट में ग्लूकोज, इससे पहले भी क्लास में बताया था, तुम लोग सुनता ही नहीं, एकदम दिमाग लगा करके, है ना, हमको लगता है संडे को दिमाग का छुट्टी कर देते हो तुम लोग, और तब आते हैं यहाँ बॉडी को लेकर के, है ना, मजबूरी में धोते होते पहुंचते हो। ग्लूकोज नॉर्मली जितने भी ग्लूकोज होंगे, ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर से प्रॉक्सिमल ट्यूब में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एक सवाल ये आता है, जब हम दो के लिए हम सवाल यहाँ पे रखेंगे धीरे धीरे, एक पहले ग्लूकोज के लिए कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है ब्लड में, अब ये बताओ, कोई अगर मान लो फास्टिंग में करा रहा है, हाँ चलो ठीक है, 70 से 110, क्या 110 किलो, 2 किलो, 5 किलो, क्या, हाँ वेरी गुड, मिलीग्राम पर DL, ये नॉर्मल होता है हमारे ब्लड में, यानी प्लाज्मा का ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये नॉर्मल हम लोग लेके चलते हैं, 100, कोई 100 भी लिखता है, कोई 110 भी लिखता है, चलेगा, ठीक है। तो ये जो भी ग्लूकोज आया, वो ग्लूकोज का लेवल जो होता है, देखो डायबिटीज में, मैं तुम अभी जो बताने जा रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझ लो कि डायबिटीज के कंडीशंस में हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जो है यूरिन में क्यों आ जाता है या कैसे आ जाता है, इस बारे में हम बताने जा रहे हैं तुम्हें। नॉर्मली नहीं आता, लेकिन डायबिटिक में क्यों आ जाएगा। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि यूरिन में एक सिद्धांत हो, और डायबिटीज का एक और, डायबिटीज का एक ट्राइड्स है, ट्राइड्स सुनो, अब तुमको थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा रिलेट करता है, तो मैं आगे एक स्लाइड पे आगे बताऊंगा। डायबिटिक ट्राइड, डायबिटिक ट्राइड्स का नाम सुनो, नहीं सुनो, ट्राइड मतलब कोई 3 चीज होगी, डायबिटिक ट्राइड मतलब डायबिटिक सिम्टम्स को लेकर के, नहीं सुनो। 3P का नाम सुनो डायबिटीज में, अभी भी नहीं सुना तुम लोग इतना। पॉलीफेजिया का नाम सुनो, जा सुन के क्या आया तुम लोग, चलो ठीक है। पॉलीडिस्पिया, पॉलीयूरिया, हाँ चलो चलो कुछ तो सुनो, इसको भी याद रहना चाहते, ये चीज हम बताएंगे होता क्यों है, यहाँ पे मैकेनिज्म समझ लो पहले। देखो ग्लूकोज का एक चीज हम लोग देखते कि जब ये लगभग 70 से 110 अगर आपके पास है तो फिल्टर हुआ ग्लूकोज, जो भी फिल्टर हुआ ये क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा। अब मान लो ग्लूकोज का लेवल तुम्हारे बॉडी में बढ़ने लगा, 110 से 120 होगा, 120 से 130 हो सकता है, 130 से 140 होगा, 150 होगा, 60 होगा, 70, 200, 250, 400, 500, 800 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हाँ 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 800, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी पेशेंट आते हैं डायबिटिक किसोइडोसिस में, बड़ा हुआ मिलेगा। वहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है, तुम लोग जो थ्रेड से चेक करते हो ना ग्लूकोज का लेवल, वो ग्लूकोमीटर से, है ना, तो ग्लूकोमीटर से अगर तुम चेक करते हो
तो अगर ये 300 400 या 500 पर वो रीडिंग नहीं देता, पहले हम बता देते, वो नील लिखना स्टार्ट करता है, समझ लो कि एकदम वो ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो फिर जल्दी से उसको ब्लड इन्वेस्टिगेशन। अब ऐसा ना कहीं मशीन खराब रहे तो तुम लोग लेकर ढकेल देना उसको डायबिटिक में, ठीक है। हाँ, तो सब 12 बाकी चीज वो रीड नहीं कर पाता फिर, क्योंकि हाई इतने हो जाते। तो अब मान लो इनिशियली बढ़ेगा ग्लूकोज, तो रीअब्जॉर्प्शन भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। वही चीज कहानी है कि अगर यहाँ पर अभी नॉर्मल चल रहा तो नॉर्मल टी मैक्स यानी ग्लूकोज मैक्स की हम लोग बात करेंगे, है ना, ग्लूकोज मैक्स की बात करेंगे, ग्लूकोज जी मैक्स जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक मैक्सिमम होगा ना, कि मान लो अभी 110 तक जाएगा तो सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया, 120 जाएगा सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, 150 जाएगा सारा, 200 जाएगा सारा, एक ऐसा लिमिट आएगा जहां से अब ग्लूकोज सबका सब रीअब्जॉर्ब कुछ कुछ भागना शुरू कर देगा। ये क्लियर है, कुछ कुछ क्या करेगा, आगे जाना शुरू करो। हमें पता है कि यहाँ के बाद ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर्स के बाद आगे कोई अब बैठा नहीं कि उसको ग्लूकोज को रिटेक करेगा। आगे अगर वो चला गया और लूप में चला गया और उधर चला गया, तो अब वो कहाँ डायरेक्टली यूरिन के साथ ही वो क्या होगा, रिलीज आउट होगा। जनरली इन नॉर्मल कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ग्लूकोज को रिस्टोर कर पाए। तो अब होता क्या कि तुम सोचो वही चीज, तो यानी क्या आता है एक, इसलिए हम लोग पढ़ते रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, रीनल थ्रेशोल्ड समझ, थ्रेशोल्ड का वर्ड समझते हो, थ्रेशोल्ड मतलब हाँ सही बोल रहे, मैक्सिमम, है ना। थ्रेशोल्ड का मतलब उसका एक हाई पीक, जैसे अब तुम मान लो जैसे नींद की मान लो कि तुम सोते हो रात में, कितने बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, चलो ठीक, 12 बजे सो गए, 2, ढाई, 3 या 4 बजे के बीच आपका जो नींद होगा बहुत गहरा नींद होगा, दैट इज थ्रेशोल्ड पे पीक पे जाता है। शुरू में थोड़ा सा ये होता है, सुबह होते होते फिर नींद कमजोर होता है, लेकिन एक गहरी नींद का वक्त होगा ना, कोई भी टाइम हो, तो वो तुम्हारा जो नींद था वो थ्रेशोल्ड पे गया, पीक पे गया। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब कि रीनल यानी फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कि कितना पीक पे ग्लूकोज का लेवल चला जाएगा, तब तक ये ग्लूकोज अपने आप को, किडनी अपने आप को ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करती रहेगी थ्रेशोल्ड पे, वहां के बाद जगह छोड़ देगा, अब नहीं करेगा भाई, जितना आना आ जाओ नहीं। तो होता है कि जैसे पहले मान लो 110 से 150 120 कुछ भी बढ़ा, तो पहले मान लो ये वही चीज बताया कि अगर मान लो 1 मिनट में, सपोज मान लो 1 मिनट में तुम्हें यहाँ पर तुम बैठे मान लो कैच करने के लिए, ऊपर से नॉर्मली 1 मिनट में 10 गिर रहा था, सॉरी 1 मिनट में 10 बॉल गिर रहा है, जैसे 1 मिनट कब हो जाएगा, 5 मिनट में 10 बॉल गिर रहा है, तुम एक एक को आराम से पकड़ोगे, इधर कर लो। अब वही 5 मिनट में हम करें 20 बॉल गिरा रहे, फिर भी तुम पकड़ के कर लो, फिर वही बोलेंगे 30 1 मिनट में गिरा रहे, टाइम तो वही है, जेएफआर वही है, तो गिरा रहे पर मिनट के हिसाब से ही होगा। फिर हम बोले 50, फिर 100, 5 मिनट में 100 बॉल पकड़ना टफ हो जाएगा, तो एक ना एकदम तुमको छोड़ना पड़ेगा, वो नीचे जाएगा और बढ़े, सेम एज ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के साथ। तो लगभग कहते हैं व्हेन अ प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज इन अप मोर देन 180, प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 180 मिलीग्राम पर डीएल, ये जो इसका जो थ्रेशोल्ड है, रीनल थ्रेशोल्ड, यदि किसी व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर में 180 या 180 से ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली एक यूरिन में ग्लूकोज आएगा, डेफिनेटली एक यूरिन में, तब वो अब अपने मैक्स 150 60 70 तक वो सबको रीअब्सॉर्ब करेगा। लेकिन ये एक फिजियोलॉजिकल डाटा, मैं बार बार कह रहा हूं, पर्सन टू पर्सन थोड़ी वैरी कर सकते हो सकता है हमारा किडनी खूब अच्छा काम कर रहा हो, किसी किडनी काम नहीं कर रहा हो, तो थोड़ा बहुत ही वैरी होगा। लेकिन हमारे पास जो एक डाटा सर्वे उसकी अकॉर्डिंग कहता है कि 180, तो यदि किसी के तुमने यूरिन टेस्ट कर रखा है और यूरिन में तुमको ग्लूकोज दिख गया, तो ये मान लो कि ब्लड में कितना से ज्यादा होगा, तुम्हारा एक डाटा मिल गया कि 180 से तो ज्यादा डेफिनेटली होगा ही होगा, कोई चांस नहीं उससे कम होने का। तो ग्लूकोज ये क्या हुआ, तो ये टी मैक्स हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोज यहां से नॉर्मली कैसे रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और जब डायबिटिक कंडीशन में बढ़ता है तो क्या होता, क्यों होता, यूरिन में समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं बोला तुमको कि जब डायबिटिक का जो कंडीशन होता है उसमें 3 सिम्टम बहुत होते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्पिया और पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया होता है एक्सेसिव पासिंग ऑफ यूरिन, कि जब देखते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूरिन उसको पास होता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं, उसको भूख खूब लगती है। पॉलीफेजिया बोलते इंक्रीज एपेटाइट्स, अब एपेटाइट्स भी तुम इंक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट मतलब बोलते भूख लगना, है ना, भूख लिख दे रहे यहाँ पे, चलो ठीक है। तो पॉलीफेजिया और पॉलीडिस्पिया मतलब प्यास भी खूब लगता है, जब यूरिन पास होगा तो प्यास भी तो खूब लगेगा ना जी। तो इंक्रीज
पॉलीडिस्पिया में क्या होगा, तुम्हारा जो डिजायर है पानी पीने का वो जरूरत से ज्यादा, क्योंकि अब वो ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले ये बताया कि जैसे ही जब डायबिटिक कंडीशन में आता है तो ग्लूकोज क्या होगा, नीचे जाएगा, अब ग्लूकोज भागेगा। अब एक और ट्राइड्स है, ग्लूकोज लव्स वाटर, वाटर लव सोडियम, सोडियम लव्स ग्लूकोज, ऐसा करके ट्राइंगल है कि जब ग्लूकोज जब जाएगा तो ग्लूकोज अपने साथ वाटर को भी लेके जाएगा। तो जैसे ही एक्सेसिव ग्लूकोज होता तो ग्लूकोज क्या आ जाएगा, एक्सेसिव ग्लूकोज किसको लेके जाएगा, वाटर को लेके जाएगा। तो आपका यूरिन का वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ा दिया, यूरिन का वॉल्यूम क्या हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास होगा। अब ज्यादा यूरिन पास होगा तो आपके बॉडी में वाटर की कमी होगी, तो जो आपका थ्रस्ट सेंटर है ब्रेन में, तो ब्रेन का जो थ्रस्ट सेंटर वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, तो आपको कहेगा और ज्यादा पानी पियो। तो जब पॉलीयूरिया होगा तो पॉलीडिप्सिया होगा ही होगा, क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा ही होगा। अब पॉलीफेजिया, अधिक भूख का लगना जिसको बोल सकते हो, ज्यादातर जो भूख लगती है। अब भूख क्यों लगता है भाई, तो आपका जो ये थोड़ा सा इससे हटके, पॉलीडिस्पिया और पॉलीयूरिया जो वो किडनी के फंक्शन से, पॉलीफेजिया थोड़ा हटके। पॉलीफेजिया में क्या हो रहा है कि यदि कोई सेल है, अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक है, अब यहां पर हम ये देख रहे थे कि यहां से ग्लूकोज इधर को आ रहा था सेल में। अब नॉर्मल डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल तो यहां बहुत है, लेकिन सेल में इसकी क्या हो रही है, स्कार्सिटी हो रही है, सेल को नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि इंसुलिन नहीं आ रहा तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा है। तो पूरे बॉडी के सेल को डिमांड बढ़ रहा है कि हमको न्यूट्रिशन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज चाहिए का कंडीशन जब हम लोग देखते तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज जब चाहिए की बात हम लोग करते तो ग्लूकोज सेल को मिलेगा नहीं। तो आपके